चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोरिन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हैलाइड्स। इसका नाम होता है रिएक्शन का एसिएर मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक। यहाँ पर क्या होता है, देखो अगर आप हेलोबेंजीन्स लेते हैं तो ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने कि इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, दे गिव द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट at ortho and para positions. With para product is major and ortho product is minor. Para in the reaction given major product and ortho product in the reaction will be minor product. मेटा का अमाउंट बहुत कम होगा, minor means काफी कम होगा, major product तो definitely will be more in amount, more than 60% आपका रहता है para product, ये आपका रहेगा less than 40%। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन, इसका रीजन क्या होता है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो क्लोरोबेंजीन दिया हमने कि अटैकिंग ऑर्थो पैरा फेवर क्यों ज्यादा होता है, मेटा पोजीशन से। मान लो यहाँ पर क्लोरीन था, हमने इसमें तीनों अटैक चेक करने हैं कि अगर हम अटैक करते हैं इसमें ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, होता क्या इस रिएक्शन का बेस कि अटैक वहां पे फेवर होगा which can produce more stable intermediate। यहां पर तीन पोजीशंस पॉसिबल है, ऑर्थो मेटा पैरा। अगर हमको चेक करना है कि तीनों प्रोडक्ट हम चेक करते हैं बना के कि किस रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अधिक होना चाहिए, ये हमने किया इसमें ऑर्थो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे करते हैं मेटा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और लास्ट में करते हैं पैरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर हम अटैक करेंगे ऑर्थो पोजीशन में तो क्या होगा, ये बनेगा हमारा इंटरमीडिएट। सीएल पर तीन नॉन पैरा लिखे नहीं है बट अंडरस्टूड है। तो यहां पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, फिर रेजोनेंस रहेगा इसके अंदर है। यहां पर क्या है, रेजोनेंस तो आपका रहेगा ड्यू टू पाई बॉन्ड्स, और साथ में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनाएंगे यहां पर। अगर हम एक ट्राई करते हैं बनाने का, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका, ऐसे प्लस चार्ज लगाया हमने यहां पे, फिर रहेगा यहां पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनता है, वो कहां से बनेगा, इस स्ट्रक्चर से। यहां पर लोन पेयर होगा, दैट इज डिलोक्लाइज, तो यहां पर ये बनेगा स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा जिसका की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा बाकी स्ट्रक्चर से। अगर हम चार देखते हैं, इन चारों स्ट्रक्चर में से इसका स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगा, मोर स्टेबल देन द रिमेनिंग ऑल। रीजन क्या है, ऑल द एटम हैव कंप्लीट ऑक्टेट, ऑल द एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट प्लस, और क्या हुआ, when all the one extra covalent bond, it have one extra covalent bond in all the atom complete octet, ये बनेगा इसमें। अगर हम अटैक करते हैं मेटा पोजीशन पर, वहां पर क्या होगा, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे H इलेक्ट्रोफाइल, H तक का जो बेंजीन का था वही है, बाकी के बॉन्ड सब सेम है। when resonance take place, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और फिर से लगी रेजोनेंस, यहां पर आएगा प्लस चार्ज। तो ये हमारे बने तीन स्ट्रक्चर्स। यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है ये वाला, क्योंकि लोन पेयर एंड प्लस चार्ज आर नॉट कमिंग इन कंजुगेशन। अगर हम अटैक करते हैं पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल का, तो क्या बनेगा आपका इंटरमीडिएट यहां पे,
यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज। ये तीन तो समय कॉमन रहते हैं। ये तीन तो यहाँ भी कॉमन थे, तीन यहाँ भी कॉमन है। डिफरेंस क्या आएगा इसमें, एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनाएंगे जब लोन पेयर एंड प्लस चार्ज, लोन पेयर एंड प्लस चार्ज कंजुगेशन में आएंगे तब एक बनेगा स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा यहाँ पर, जिसका भी स्टेबिलिटी अगेन हाइयर होगा और सभी स्ट्रक्चर से। ये भी होगा मोर स्टेबल। इसका रीजन क्या है दोनों केसेस में कि दे कंटेन मोर, मींस पहला पॉइंट क्या है, ऑल द एटम, मींस स्टेबिलिटी का रीजन ऑल एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। और क्या है अगला पॉइंट कि वन एक्स्ट्रा कोवलेंट बॉन्ड, वन एडिशनल और एक्स्ट्रा कोवलेंट बॉन्ड्स। होता क्या है, जब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होगा, इन बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होता है। तो ये दो स्ट्रक्चर कहाँ बनते हैं, केवल ऑर्थो और पैरा अटैक करने पर। मेटा अटैक करने पर कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जहां पर ये कंडीशंस हमारी फुलफिल होते हैं। तो जब हम अटैक करते हैं रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोफाइल का, तो कहां पर अटैक फेवर होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। बट ऑर्थो और पैरा में से पैरा का अमाउंट ज्यादा होता है ऑर्थो से। इसका रीजन क्या है, हेलोजेंस का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ज्यादा होता है ऑर्थो पोजीशंस पर, और हेलोजेंस का जो नेगेटिव इफेक्ट कम होगा पैरा पोजीशन पर। डिस्टेंस ज्यादा होगा, नेगेटिव आई कम होगा। डिस्टेंस ज्यादा होने पर क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर कम हो जाएगा, इसलिए ऐसा ये होता है। अब कुछ कॉमन रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर, कौन से कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं। अब लेट्स से रिएक्शन टेकन हियर, क्लोरीनेशन रिएक्शन, क्लोरीनेशन रिएक्शन। अगर हम कंपाउंड देखते हैं क्लोरीन क्लोरोबेंजीन, हमने रिएक्शन किया इसमें क्लोरीनेशन रिएक्शन, Cl2 प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे रिएक्शन में, अटैक ऑफ क्लोरीन इन ऑर्थो पोजीशन प्लस अटैक ऑफ क्लोरीन इन द पैरा पोजीशन। मेटा अमाउंट इज नेग्लिजिबल। और इन दोनों में से किसका होगा, पैरा अटैक होगा मेजर प्रोडक्ट वाला, ये होगा रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट, लेस अमाउंट बनेगा इसका। रीजन क्या होता है इसका, नेगेटिव इफेक्ट। ऑर्थो पोजीशंस हैव हाई डेल्टा प्लस चार्ज देन द पैरा पोजीशंस। तो ये होगा आपका हैलोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में भी सेम टाइप का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका परसेंटेज अगर हम देखते हैं, इट इज अराउंड 69%, ये होता है अराउंड 30%। मींस पैरा यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। देखो आपका जितने भी रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, वहां पर ऑर्थो का परसेंटेज कम है। कोई भी आप हेलोजन ले लीजिए, ऑर्थो का परसेंटेज कम होता है पैरा पोजीशन से। रीजन क्या होता है, हेलोजेंस में नेगेटिव इफेक्ट इज डोमिनेटिंग फॉर रिएक्टिविटी, सो ऑर्थो पोजीशंस विल हैव हाई delta plus charge than the para positions due to negative effect. Therefore ortho product is more, sorry para product is more than ortho। जितने भी आप रिएक्शन वाले देखते हैं। अगला आपका रिएक्शन आएगा यहाँ पर सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन, इन सल्फोनेशन रिएक्शन हम रिएक्शन करते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। इसका रिएक्शन किया हमने इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट। तो यहां पर ऑर्थो का अमाउंट बहुत कम होता है, पैरा इन द रिएक्शन इज मेजर प्रोडक्ट। इसका एक रीजन और भी आएगा इस केस में, इट इज वेरी लेस देन 20% आपका रहेगा ये वाला अमाउंट है, इट इज मोर देन 80%। इसका रीजन क्या है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का साइज बड़ा होता है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा इस रिएक्शन में, SO3
in the reaction act as electrophile. Sulfur trioxide molecule in the reaction is electrophile. न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है इसमें, और क्या होता है, इट इज बल्की इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये बल्की इलेक्ट्रोफाइल होगा तो अटैक कहां पे फेवर करेंगे, पैरा पोजीशंस पर। नेगेटिव आईवी ज्यादा होता है ऑर्थो के लिए, तो पैरा विल बी इन द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट। इनफैक्ट इट कैन बी टचिंग अराउंड 90% पहुंचता है इसका परसेंटेज। अगला लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल कैन बी टेकन लाइक फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। यहां पे दो रिएक्शंस आपके होते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। दोनों ही सेम टाइप का प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। लेट्स से रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। अगर आप रिएक्शन होता है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलता है CH3 ऑर्थो में प्लस पैरा में, और यहां भी सेम कंडीशन है, पैरा विल बी द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो इन द रिएक्शन विल बी द रिएक्शन माइनर प्रोडक्ट। अगला लेंगे रिएक्शन यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, यहां भी सेम टाइप का प्रोडक्ट बनता है, पैरा का अमाउंट्स में और ज्यादा होता है। लेट्स से RCOCl in presence of anhydrous AlCl3। ऑर्थो प्लस पैरा, R will be introduced, मेजर प्रोडक्ट। अगर हम दोनों कंपेयर करेंगे तो इन दोनों रिएक्शंस में इसका परसेंटेज और ज्यादा होता है, क्योंकि साइज बड़ा है इलेक्ट्रोफाइल का इस रिएक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन रिएक्शंस थे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ इन हेलो एरिन्स एग्जांपल दिया है। सब में एक पॉइंट ध्यान रखिए, डायरेक्टली आपका सब में एक कॉमन ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर, और उन दोनों ऑर्थो और पैरा के अंदर पैरा का परसेंटेज ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑर्थो आइसोमर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। कुछ और भी रिएक्शंस हैं, लाइक रिएक्शन कैन बी टेकन विद मेटल्स। आपका ऐसे रिएक्शन है मेटल से, इन ईथर लेते हैं रिएक्शन टेकन। इसमें आपका दो रिएक्शन, एक आता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन करते हैं, एक कंपाउंड होता है एलिफेटिक, लेट्स से क्लोरोबेंजीन, और एक आपका होता है एरोमेटिक। एक था आपका एरोमेटिक और एक है आपका एलिफेटिक XR। लेट्स से क्लोरीन ले लेते हैं यहाँ पे, डिफरेंट हो सकता है हैलोजेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर में, और आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है R अल्काइल बेंजीन। ये आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है, प्लस दिस आल्सो कैन गिव सम RR एंड बाइफिनाइल्स अदर अमाउंट्स। लेकिन इसमें क्या होता है, सेपरेशन करना इजी होता है कंपाउंड्स का, तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अगर दोनों ही कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं तब क्या आएगा इसमें, मतलब हमने लिया 2 मोल क्लोरोबेंजीन का, सोडियम सेम कंडीशंस ड्राई ईथर में, तो यहां पे क्या देगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बाइफिनाइल। इसका नाम होता है रिएक्शन का फिटिंग रिएक्शन। आप पढ़े थे इसका प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में, इसका होता है फिटिंग रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, तो फॉर्मेशन किसका होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कन्वर्जेंस में आपको हेल्प करते हैं। मान लो मैं इस केस में 2 लेता हूं डिफरेंट हैलोजेंस, एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है,
रिएक्शन किया हमने मैग्नीशियम से 1 इक्विवेलेंट ईथर में, तब क्या होगा, Cl और Br में से कौन सा बॉन्ड वीक होगा, CBr बॉन्ड वीक होता है, तो ब्रोमीन जहां पे लगा है वहां पे आपका मैग्नीशियम का इंट्रोडक्शन करेंगे आप। अगर 1 इक्विवेलेंट लेंगे तो MgBr। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं, लेट्स से अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं किसी और कंपाउंड से, लाइक मान लीजिए हमारा D2 से रिएक्शन कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, D आएगा इस पोजीशन पर। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, एसिड बेस टाइप रिएक्शन, दिस इज एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे वाटर से भी H ले सकते हैं, H नहीं तो आपका D ले सकते हैं, D प्लस को, तो D प्लस आपका आएगा इस पोजीशन पर, इस रिएक्शन के अंदर। बाकी और रिएक्शंस हैं हम पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, उसमें काफी सारे रिएक्शन आएंगे इस कंपाउंड के, रिएक्शन ऑफ ग्रेनाइड एजेंट, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन रिएक्शन से एरोमेटिक हैलाइड्स के या हेलो एलिन्स के। तो यहाँ तक हमारा ये मेन टॉपिक होता है। अब हम कुछ लेंगे कंपाउंड्स के रिएक्शन से, सम कंपाउंड, टिपिकल कंपाउंड्स, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उतने कंपाउंड आपको पढ़ने पड़ेंगे स्पेशली इसके लिए, बिकॉज एक तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं वैसे क्वेश्चंस, और आपका जेई मेन और नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यू कैन नॉट लीव एनी पोर्शन। उसमें लास्ट में 2 पेज दे रखे हैं ऑलमोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। आपका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें लास्ट में दिया हुआ है थोड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पेशली। यहाँ पे हेडिंग हुआ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। इसका मीनिंग क्या होता है पॉली हैलोजन का, कि हैलोजेंस में क्या है, मोर देन 1 हैलोजेंस। अभी तक जो हमने रिएक्शन लिखा था हेलो एल्केन्स का या हेलो एरीन्स का, उसमें सिंगल हैलोजन एटम थे। अगर उसमें ज्यादा एक से अधिक हैलोजेंस होंगे तो क्या आएगा, द कंपाउंड कैन बी कॉल्ड एज पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड हमको पढ़ने हैं इसमें टॉपिक वाइज, एक पढ़ना है CH2Cl2, फिर पढ़ना आपको है क्लोरोफॉर्म CHCl3, देन CCl4, CHI3, फ्रियोन्स एंड देन DDT। ये हमारे कंपाउंड्स हैं जो हमको पढ़ने हैं इन द पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। पहला इसमें दिया है कंपाउंड CH2Cl2, इसका नाम होता है डाइक्लोरोमीथेन और मिथाइलिन क्लोराइड। फॉर्मूला दिया है CH2Cl2। इसका देखिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन हम एल्केन कर सकते हैं बाय हैलोजनेशन रिएक्शन इन सनलाइट। इसका प्रिपरेशन होगा बाय हैलोजनेशन ऑफ मीथेन इन सनलाइट। क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीन हमको चाहिए तो एक इक्विवेलेंट पे क्या आएगा, पहले CH3Cl और फिर आएगा अगला इक्विवेलेंट लेने पर CH2Cl2। यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन फॉलो करता है इस केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो हमने पढ़ा था एल्केन का प्रॉपर्टीज में। Cl2 ब्रेक होकर बनेगा Cl रेडिकल, फिर वो H लेंगे यहाँ से मिथाइल रेडिकल, फिर रिएक्शन चलता रहता है। तो दे कैन फॉर्म अल्टीमेटली, इफ यू टेक मोर अमाउंट ऑफ Cl2 दे कैन फॉर्म CHCl3 एंड अल्टीमेटली दे कैन फॉर्म इवन CCl4। तो हमको यहाँ पर रोकना रिएक्शन को, कैन टेक 2 इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट ऑफ मीथेन। इसका मेन देखना हमको, इसका यूजेस क्या है और इसका और क्या इसके एप्लीकेशन या इसके हार्मफुलनेस आपको हो सकती है, वो यहाँ पे एक बना दे आपका छोटा नोट्स में है, उसको आप एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए। पहला है वाइडली यूज्ड एज, इट इज वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट एज पेंट रिमूवर, प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स एंड एज ए सॉल्वेंट, प्रोसेस सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। अगला है फॉर मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग, it is used as metal cleaning for the purpose of metal cleaning and finishing solvent। फिर क्या होता है, देखिए इट इज वेरी हार्मफुल, इट कैन हार्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स अस। पहला क्या है, एक्सपोजर टू लोअर लेवल ऑफ CH2Cl2 in air, it can lead to slightly impaired hearing and vision। if you take more amount of CH2Cl2 in air, तो higher level of CH2Cl2 in air that can cause dizziness, सुना आपको मन करेगा, nausea, vomiting feeling, numbness in toes and fingers। अगर हम बोलते हैं human contact, if in human direct contact, skin contact, it can cause intense burning and mild redness on the skin। and अगर आपका आएगा direct contact with eyes, it can burn cornea। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आईज कैन बर्न कॉर्निया। ये हमारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन था थोड़ा सा CH2Cl2 के बारे में।
अब नेक्स्ट कंपाउंड लेंगे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म एंड देन आयोडोफॉर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। तो हमारा सेकंड कंपाउंड रहेगा इसमें क्लोरोफॉर्म और ट्राइक्लोरोमीथेन, फॉर्मूला है इसका CHCl3, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लीविंग इन 1831, but the name was given chloroform by scientist Dumas as it gave formic acid on reaction of hydrolysis। एक्चुअली होता क्या है, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे रिएक्शन लिखा है क्लोरोफॉर्म का, रिएक्शन हम करते हैं विद एक्वस KOH, तो क्या बनता है आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा आपका, देखिए ये वाला क्लोरोफॉर्म, व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज्ड द रिएक्शन दिस गिव्स दिस कंपाउंड। एक्चुअली होता क्या है इसमें, इसके फॉर्मेशन में पहले बनता है हमारा इंटरमीडिएट, C पर 3 OH ग्रुप आते हैं, फिर क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस, लॉस ऑफ वाटर क्या आपको देगा इस रिएक्शन में, HCOOH, बट बेसिक मीडियम है तो क्या होगा, बेसिक मीडियम में यहाँ पर विद KOH आपको ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये इसका रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म्स रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस इन एल्कलाइन मीडियम। हम लेंगे यहाँ पर एक्वस KOH और एक्वस NaOH, उसके प्रेजेंस में ये इस पॉइंट का मीनिंग है कि व्हेन दिस कंपाउंड इज हाइड्रोलाइज्ड, एक्चुअली होता क्या है, ये हमने रिएक्शन पढ़ा था, एक्वस KOH से रिएक्शन करने पर क्या होता है, OH नेगेटिव आयन रिप्लेस क्लोरीन एटम्स, तो 3 क्लोरीन है तो क्या आएगा, 3 OH ग्रुप आएगा स्टार्टिंग में। लेकिन हम जानते हैं कि सेम कार्बन के पास अगर 2 OH होंगे या 3 OH होते हैं तो उसका स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, नहीं होता है स्टेबल ऐसे कंपाउंड। तो क्या होता है यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा इस केस में, पहले आपको देगा फॉर्मिक एसिड, तो नाम है क्लोरोफॉर्म, फॉर्मिक से आपका नाम आता है क्लोरोफॉर्म, फॉर्म यहाँ पे कॉमन है तो इसका नाम इसलिए दिया गया था क्लोरोफॉर्म, क्योंकि ये कंपाउंड क्या देगा व्हेन हाइड्रोलाइज इन अल्कलाइन मीडियम एक्वस KOH के प्रेजेंस में या NaOH के प्रेजेंस में, तो क्या देता है फॉर्मिक एसिड, तो इसका नाम पड़ा था फॉर्मिक क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है इसमें, इट वाज यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन पास्ट। आप जानते हैं कई बार ऐसे मूवी देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, बेहोश हो गया, उसको किडनैप कर लिया किसी भी व्यक्ति को, तो यहाँ पर क्या होता है, इट वाज यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन द पास्ट, बट अभी इसका यूज कम कर दिया है, इसको यूज नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है, इट कॉज द डैमेज टू लिवर। एक्चुअली होता क्या है कि क्लोरोफॉर्म हमारे लिवर में एब्जॉर्ब होता है और क्या बनता है, बाय मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी इट चेंजेस टू फॉस्जीन गैस, पॉइजनस गैस बनता है फॉस्जीन। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन होने से बॉडी के अंदर हमारे पास तो फॉस्जीन मिल जाता है, इसमें बॉडी के अंदर भी है, इसलिए ये क्या करता है, दैट डैमेज लिवर। तो अभी क्या होता है, इट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय द सेफर एनेस्थेटिक लाइक ईथर्स, ईथर यूज करते हैं एनेस्थेटिक के फॉर्म में यहाँ पर। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब इसका है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। तो प्रिपरेशन लिखा है मैंने ब्लू वाले रिएक्शन में, प्रॉपर्टीज लिखा है रेड वाले साइड में। तो एक चार्ट बना दिया इसमें, एनसीईआरटी ने तो बहुत कुछ दिया ही नहीं है, 1-2 एग्जांपल दिया रिएक्शन का, एक ही रिएक्शन इनफैक्ट है एनसीईआरटी में। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन किया हमने O2 से सनलाइट के प्रेजेंस में, गिव फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन क्या होता है, पॉइजनस गैस होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जब स्टोर करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, बोर्ड में पूछ लेते हैं कि व्हाई वी स्टोर क्लोरोफॉर्म इन द डार्क बॉटल्स एंड अवे फ्रॉम सनलाइट। उसका रीजन क्या होता है कि अगर हम नहीं करते तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर क्लोरोफॉर्म गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म दिस कंपाउंड हियर COCl2, इसका नाम होता है कॉमन नेम फॉस्जीन गैस। फिर क्या होगा, फॉस्जीन गैस इसका नेचर कैसा है, पॉइजनस गैस होता है ये वाला, इसलिए ये प्रॉब्लम है इसमें कि फॉस्जीन गैस बिकम पॉइजनस नेचर। ये आपका बनेगा रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट। इसलिए हम बोलते हैं इस रिएक्शन के अंदर हम जब क्लोरोफॉर्म स्टोर करते हैं तो स्टोर इन द डार्क बॉटल्स। ये क्वेश्चन बोर्ड पूछ लेता है। बाकी हमारे और एग्जाम के लिए रिएक्शन आती है। इसका जो प्रिपरेशन दिया है बाई यूजिंग इथाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, ये सब में हमारा कॉमन कंपाउंड लिया है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। यहाँ पर जो इसका मैकेनिज्म पार्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा इन टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन्स, वो होता है रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर। एक्चुअली होता क्या है मैकेनिज्म के अंदर, पहले क्या है, ब्लीचिंग पाउडर विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप जानते हैं। तो अगर कंपाउंड अल्कोहल है तो क्या बनेगा, अल्कोहल से ये बनता है एसिटाल्डिहाइड। अल्कोहल विल चेंज टू फर्स्ट एसिटाल्डिहाइड बाय ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। फिर क्या होता है, यहाँ पर जब अल्फा हाइड्रोजन होते हैं एक साइड के, रिप्लेस होते हैं बाय क्लोरीन एटम्स।
तो बनता है, ये बनेगा रिएक्शन में इंटरमीडिएट CCl3CHO, इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन मैकेनिज्म। OH नेगेटिव के प्रेजेंस में H ले जाएगा पहले बेस, फिर यहाँ पे क्लोरीन आएगा, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, सेम पोजीशन पर। यहाँ भी सेम रिएक्शन होता है, एक साइड तीन क्लोरीन आएंगे, CCl3 बनेगा, और फिर क्या होता है, OH नेगेटिव आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, रिप्लेस CCl3 नेगेटिव आयन व्हिच कैन टेक H आयन, तो क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म। यहाँ भी सेम टाइप का मैकेनिज्म है। यहाँ पे है CCl4 का रिडक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ आयरन HCl, तो बनेगा क्लोरोफॉर्म। CH4 का रिएक्शन करते हैं 3 क्लोरीन का सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बनेगा आपका क्लोरोफॉर्म। ये कुछ कॉमन मेथड है प्रिपरेशन के। यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन आप मान सकते हो, अगर आप एक सीरीज समझना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन करता है ब्लीचिंग पाउडर, फिर इसमें होता है हेलोजनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं हेलोजनेशन। और क्लोरीनेशन क्या होता है, क्लोरीनेशन रिएक्शन में इसका मैकेनिज्म आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में इन टॉपिक एल्डेकेटोन्स रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर। तो 3 H के जगह पे 3 क्लोरीन आते हैं, और फिर OH नेगेटिव इसको रिप्लेस करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा पहले O माइनस पे, फिर ये CCl3 बाहर निकलता है, तो क्लोरोफॉर्म बनेगा उसके बाद H आयन लेने के बाद। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शंस है, इसका भी सेम टाइप का रिएक्शन होता है। अब आते हैं इसका प्रॉपर्टीज के ऊपर है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। प्रॉपर्टीज में क्या क्या है क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज में, इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं एसीटोन के साथ में, तो क्या बनता है, जस्ट एडिशन रिएक्शन है, एक H लगेगा O के पास और CCl3 लगेगा C के पास, तो OH और CCl3 आएगा, दो CH3 सेम है, इसका नाम होता है क्लोरीटोन। इसका नाम क्या होता है प्रोडक्ट का, क्लोरीटोन। ये क्लोरीटोन है CH3 होल ट्वाइस COH और CCl3। इट इज यूज्ड एज हिप्नोटिक, एक ड्रग के फॉर्म में कर सकता है, हिप्नोटिक के फॉर्म में। फिर आगे कुछ रिएक्शन दे रखे हैं, एक तो रिएक्शन कॉमन है कि क्लोरीन का अगर एक्सपोज करते हैं एयर के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बनता है फॉस्जिन गैस, पॉइजनस गैस होता है ये वाला, और साथ में बनेगा बाई प्रोडक्ट HCl। सो आई टोल्ड ऑलरेडी, फिर से बोलते रहा हूँ कि क्लोरोफॉर्म को इसलिए हम स्टोर करते हैं डार्क बॉटल्स में अवे फ्रॉम सनलाइट, एंड नॉर्मली वी कीप द बॉटल फुल टू प्रिवेंट एयर एडिशन और रिएक्शन विद एयर। फिर यहाँ पे कुछ और रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन किया हमने क्लोरोफॉर्म का प्राइमरी इवेंट से। यहाँ पर क्या है, प्राइमरी इवेंट्स हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। विद इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो प्रोडक्ट बनता है अल्काइल आइसोसाइनाइड्स, फाउल स्मेल होता है इनका, या टिपिकल फाउल स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड आइसोसाइनाइड। इसका नाम होता है रिएक्शन का कार्बाइल अमीन रिएक्शन, और इसको हम टेस्ट के फॉर्म यूज करते हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट के नाम से भी यूज करते हैं। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन और कार्बाइल अमीन टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है एग्जाम के लिए। फिर इसका रिडक्शन किया हमने ZnHCl के साथ में प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो बनेगा CH2Cl2, रिडक्शन बोल सकते हैं, लॉस ऑफ 1 क्लोरीन एटम। इफ यू टेक जिंक HCl, तो एक और क्लोरीन हट सकता है। अगला रिएक्शन है एक्वस KOH से, ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 OH आयंस को रिप्लेस करते हैं 3 क्लोरीन को, यू कैन थिंक दिस वे। फिर क्या होता है, 3 OH में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो क्या बनता है, पहले फॉर्मिक एसिड, और फिर यहाँ बेसिक मीडियम होता है, तो H लॉस होगा, क्या बनता है, फॉर्मेटाइन, दे फॉर्म पोटेशियम फॉर्मेट। अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन टाइप का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या बनता है प्रोडक्ट, CCl3 NO2 ग्रुप, इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन NO2 ग्रुप रिप्लेसिंग H। तो इसका नाम क्या है कंपाउंड का, इसका नाम होता है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन, इट इज यूज्ड इन टीयर गैस। फिर क्या होता है, हीटिंग विद सिल्वर पाउडर, तो बनता है एसिटिलीन। यहाँ पर क्या होता है, इस रिएक्शन को मैं शो कर देता हूँ यहाँ पर कि क्लोरोफॉर्म का हम रिएक्शन करते हैं CH Cl3 Ag पाउडर, ऑन हीटिंग क्या बनता है आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे लॉस होगा इसमें 6 मोल्स ऑफ AgCl। ये रिएक्शन कॉमन है, अगर आप लेते हैं यहाँ पे ब्रोमीन CHBr3 या CHI3, सब में सेम टाइप का रिएक्शन होगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे, एसिटिलीन प्लस 6 मोल्स ऑफ AgCl ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ये बनता है। फिर अगला रिएक्शन है, इसका भी पढ़ेंगे मैकेनिज्म डिटेल में बाद में, फिनॉल टॉपिक, रीमर्ट हैनल रिएक्शन।
रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस फिनॉल इन एल्कलाइन मीडियम, तो आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्थो प्लस पैरा सैलिसिलिडिहाइड, इसका कॉमन नाम होता है सैलिसिलिडिहाइड। इसका नाम है रिएक्शन का रीमर-टैमन रिएक्शंस। रीमर-टैमन रिएक्शन ये हम पढ़ेंगे इन टॉपिक फिनॉल्स विद मैकेनिज्म। तो फिलहाल बेसिक लिखा है मैंने यहाँ पे फिनॉल का, इसका रिएक्शन फिनॉल का क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ NaOH लेटर ऑन वी नीड टू एसिडिफाई, ताकि यहाँ पे OH ग्रुप आ जाए वापस, बिकॉज बेसिक मीडियम में क्या होता है, फिनॉल रिमेन आयनाइज्ड एज फिनेटाइन और फिनॉक्साइड आयन। तो ये बनता है भाई रीमर, रिएक्शन का नाम होता है रीमर-टैमन रिएक्शन। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड, जेईई मेन और इवन नीट। एडवांस में तो खैर एक पार्ट रहता है ये रिएक्शंस का। एडवांस में क्या होता है कि डिफरेंट वेराइटीज क्वेश्चन, डिफरेंट रिएक्शन मिक्स रहते हैं और वहाँ पे नाम नहीं पूछता है, आपको रिएक्शन पूछेगा इनडायरेक्टली, उसके बारे में बात करेंगे एडवांस सेक्शन में। फिलहाल ये एक पूरा चार्ट आपको बन गया एक पेज का क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस के लिए। रिएक्शन ऑफ आयोडोफॉर्म विल बी सिमिलर, रिएक्शंस ऑफ आयोडोफॉर्म विल बी सिमिलर, उसको थोड़ा लिख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए, या आयोडोफॉर्म रिएक्शन कंपाउंड है आयोडोफॉर्म CH3 और ट्राई आयोडोमीथेन। एक्चुअली ये एक बहुत कॉमन टेस्ट के नाम से यूज होता है अंडर द नेम आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, एक कंपाउंड बनता है CH3 येलो पीपीटी, काफी सारे कंपाउंड होते हैं। कौन से कंपाउंड पॉसिबल है, वी कैन हैव हेलो अल्केन्स, यहाँ पे क्या होता है, वी कैन हैव क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एनीवन, हेलो अल्केन्स, और वी कैन हैव अल्कोहल हैविंग CH3 CHOH ग्रुपिंग, अल्कोहल हैविंग CH3 CHOH ग्रुपिंग। ये तीन कंपाउंड आप समझ सकते हैं। अगर कंपाउंड दिया है आपका हेलो अल्केन, तो क्या रिक्वायरमेंट है, CH3 CHX ग्रुपिंग होना चाहिए। अल्कोहल हुआ तो CH3 CHOH ग्रुप होना चाहिए, अदरवाइज कार्बन कंपाउंड में CH3 CO ग्रुप रिक्वायर्ड होगा। जिन कंपाउंड में ये ग्रुपिंग होते हैं, दिस काइंड ऑफ कंपाउंड कैन गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, मींस दे ऑल दिस कंपाउंड दे गिव हेलोफॉर्म टेस्ट और दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है कि ऑल दिस कंपाउंड्स और द कंपाउंड हैविंग दीज ग्रुपिंग्स दे विल गिव द प्रोडक्ट CH3S yellow PPT along with the other byproduct in the reactions, along with the other byproduct in the reactions। तो उनको हम नाम देते हैं, इसी टेस्ट का नाम होता है हेलोफॉर्म टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट। स्पेशली आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज करते हैं क्योंकि आयोडोफॉर्म का क्या होता है, येलो पीपीटी। एनीवे इसका पहले क्या था, इट वाज फर्स्ट यूज्ड अर्लियर एज एंटीसेप्टिक। एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन दिस आयोडोफॉर्म वाज कमिंग इन कांटेक्ट विद द ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्किन, तो क्या होता है, इट प्रोड्यूस आयोडीन एंड दैट आयोडीन इज द हैविंग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, नॉट द कंपाउंड ऑफ आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। द लिखा है इसमें, it was used as earlier as antiseptic, the properties due to liberation of free iodine and not iodoform itself। but अभी क्या है, due to objectionable smell, it have typical pungent smell, that is written as objectionable smell। it is now replaced by other formulations जिसका smell उतना नहीं होता है and which can contain iodine। reactions यहाँ पे similar हैं हेलोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का या आयोडोफॉर्म का। क्या क्या रिएक्शन का प्रिपरेशन देखिए। अगर देखिए होता क्या है इस टेस्ट में, अगर कंपाउंड है CH3 CHX ग्रुपिंग है, तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH और NaOH क्या होगा इस रिएक्शन में, OH एंड रिप्लेस X, और फिर क्या होता है I2 प्लस NaOH क्या बनेगा, NaOI। तो दिस NaOI विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बनेगा इसमें, CH3CO बनता है। और फिर क्या है, CH3CO का रिप्लेसमेंट होगा स्लोली, क्या होता है, रिप्लेसिंग ऑल अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम वन साइड, अल्फा H जितने होंगे रिप्लेस होंगे यहाँ पर H, रिप्लेस बाय द आयोडीन एटम्स। और फिर आपका रिएक्शन करते हैं NaOH के प्रेजेंस में, तो ये कंपाउंड बनता है। अगर देखिए एग्जांपल दिया इथाइल अल्कोहल का, तो पहले क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर बनेगा एसिटाल्डिहाइड, फिर सेम टाइप का रिएक्शन होगा, बाई प्रोडक्ट रहेगा इस रिएक्शन में, H तो H रहेगा, HCOON, यहाँ पे क्या होगा, CH3 become CHI3 SCI3 and then liberate CHI3। यहाँ भी सेम है, पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा कीटोन में, फिर रिएक्शन करता है। अगर यहाँ पर है तो पहले OH आयन रिप्लेस करेंगे आयोडीन को, अल्कोहल, फिर कीटोन, फिर रिएक्शन करता है। तीनों में सेम होगा, बाई प्रोडक्ट CH3COON है।
CH3 पार्ट इन द रिएक्शन विल चेंज टू, आप सोच लो CH3 पार्ट आपका जो रिएक्शन होगा वो आपका बन जाएगा किसमें, CI3 में, और फिर ये CI3 से बनता है आपका कंपाउंड CHI3 ऑन अटैक ऑफ OH नेगेटिव ऑन द कार्बन, ये ग्रुप बाहर निकलता है, फिर H ले लेगा OH ग्रुप से तो बनता है CHI3। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें ये स्ट्रक्चरल फीचर दे रखा होता है। दिस काइंड ऑफ कंपाउंड कैन गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म का नाम इसलिए स्पेशली यूज करते हैं बिकॉज इसका कलर येलो होता है, तो इट कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश। ठीक है, फिर रिएक्शन सब सिमिलर टाइप के ही है क्लोरोफॉर्म के जैसा, लाइक रिएक्शन विद एक्वस KOH आपको देगा पोटेशियम फॉर्मेट, रिडक्शन करते हैं रेड फास्फोरस प्लस HI के प्रेजेंस में, इसका नाम है रिडक्शन रिएक्शन, तो एक आयोडीन कम होगा बनेगा CH2I2। हीटिंग विद सिल्वर पाउडर आपको देगा एसिटिलीन। अगर हम यहाँ रिएक्शन करते हैं AgNO3 से तो PPT देगा येलो PPT ऑफ AgI। ये रिएक्शन क्या होता है, क्लोरोफॉर्म नहीं देता है, क्लोरोफॉर्म इज मोर स्टेबल। देखो क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू CI बॉन्ड, तो क्लोरोफॉर्म के अंदर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट यहाँ पे CI बॉन्ड वीकर होगा तो CHI3 कैन गिव येलो PPT, CHI3 कैन गिव येलो PPT ऑफ AgI विद AgNO3। अगला है कार्बाइल रिएक्शन है, अमीन्स प्राइमरी हो एलिफेटिक हो, एलिफेटिक और एरोमेटिक कुछ भी हो, प्राइमरी होना चाहिए, तो वो देंगे यहाँ पर भी दे कैन गिव अल्कोहलिक KOH प्लस अमीन्स एंड CL3Br3I3 हो सकता है, तो दे कैन गिव फाउल स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। एक गैस को हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या आपको देगा यहाँ पर CO गैस प्लस I2 प्लस वाटर। एक्चुअली होता क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आने पे इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ये लिबरेट करता है आयोडीन को, और इस आयोडीन की वजह से इसका होता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो ये हमारा कंपाउंड हुआ आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट कंपाउंड टेकन इज CCl4। नाउ टेक नेक्स्ट कंपाउंड टेकन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। It is also used as fire extinguisher under the name pyridine। इसका नाम एक और होता है pyridine। तो ये pyridine कहाँ पे होता है, as fire extinguisher under the name pyridine। एक्चुअली होता क्या है कि इसके जब जैसे मान लो कहीं पे फायर लग गया है, फायर स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पर क्या होता है, इसके वेपर्स जब इसको हम पुट करते हैं उस फायर के ऊपर, तो इसके वेपर होते हैं, दे कवर द एंटायर बर्निंग ऑब्जेक्ट्स। जहाँ पे आग लगी उसको कवर कर लेगा पूरा, और फिर क्या होता है, द एयर कॉन्टैक्ट इज देन प्रिवेंटेड। जब एयर से कॉन्टैक्ट कर जाएगा इसमें, फिर क्या हो जाएगा इसका यूज, देन कैन यूज फॉर फायर एक्सटिंग्विशन। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है, इसका फिर दिया है कुछ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मिथेन का रिएक्शन करें क्लोरीन से सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरीन टेकन एक्सेस तो रिप्लेसिंग ऑल हाइड्रोजन, आपको देगा CCl4। अगर हम रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड का भी Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये पहले बनेगा आपका एक कंपाउंड बनता है, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा ये रिएक्शन होता है बाई प्रोडक्ट, इसका रिएक्शन फिर से होता है कार्बन डाइसल्फाइड से, तो क्या देगा अल्टीमेटली आपको देगा CCl4। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करो, चाहे CH2Cl2 का रिएक्शन करें क्लोरोफॉर्म Cl2 से सनलाइट में, तो भी देगा आपको कंपाउंड CCl4। कुछ इसमें रिएक्शंस दिए हैं इसकी। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं मोएस्ट आयरन फिलिंग से, तो पहले बनता है क्लोरोफॉर्म एंड HCl। अगर हम रिएक्शन आगे करते रहेंगे तो स्लोली क्या होता है, मिथेन बनेगा अल्टीमेटली इन द रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन है, नॉर्मली क्या है, CCl4 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। अगर हम सिंपल रिएक्शन करें CCl4 का NaOH के प्रेजेंस में, क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन CCl4 इज हाइड्रोलाइज्ड नो रिएक्शन टेक प्लेस, क्योंकि एक तो वाटर इनसॉल्युबल होता है, और क्या होता है C पे क्राउडिंग होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। Cl पर क्या होता है, डेल्टा माइनस चार्ज होता है, तो अटैक ऑफ वाटर ऑन Cl कैन नॉट टेक प्लेस। तो होता क्या है, इसका रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर हीटेड स्टीम एट टेम्परेचर अराउंड 773 केल्विन। तो पहले Cl नेगेटिव आयन ब्रेक होता है, CCl3 बनता है, प्लस उस पर अटैक हुआ वाटर का यहाँ पे, देन दे फॉर्म अल्टीमेटली कंपाउंड फॉस्जीन। COCl2 मींस दे विल फॉर्म फॉस्जीन। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, रिएक्शन विल फॉलो एस इन वन टाइप मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ CCl4। बाकी क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बोलते थे एक्वस KOH और NaOH में, रिएक्शन फॉलो एस इन टू मैकेनिज्म वेयर OH एंड रिप्लेस हैलोजन एटम्स। अगला रिएक्शन है फिनॉल से, इसका नाम होता है रीमर डायमंड रिएक्शन। इसका एक और मॉडिफिकेशन है
रीमर-टैमल रिएक्शन में अगर हम लेते हैं CCl4 इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म तो बनता है प्रोडक्ट ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड प्लस पैरा आइसोमर दे कैन गिव ऑर्थो प्लस पैरा सैलिसिलिक एसिड। अगर हमारे पास क्लोरोफॉर्म तो क्या था, ऑर्थो प्लस पैरा सैलिसिलिडिहाइड बनता है रिएक्शन में, यहाँ पे बनता है ऑर्थो प्लस पैरा सैलिसिलिक एसिड फॉर्मेशन। इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, grease, resins, iodine, etc. and also for dry cleaning. It is used as medicine in medicine as helminthicide to kill the helminth means आपका worms होते हैं mostly like elimination of hookworms, उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म का। इसका मेन जो यूज होता है सॉल्वेंट इन द इंडस्ट्री। इसका मेन पर्पज भैया इवन अर्लियर ऑल्सो इट वाज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर क्लीनिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसका ये मेन पर्पज था CCl4 का। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हुआ कंपाउंड CCl4। नेक्स्ट कंपाउंड इज टेकन नाउ फ्रियोन्स। ठीक है, नाउ टेक नेक्स्ट इन कंपाउंड्स वी कैन टेक फ्रियोन्स। फ्रियोन्स क्या होते हैं? द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, द क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियोन्स, आर कमांडली नोन एज फ्रियोन्स। Now freon क्या होता है? we can have different freons like example दिया है CFCl3, इसका नाम है freon 11, CF2Cl2, इसको होता है freon 12। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला freon है 12। फिर अगला है CF3Cl, freon 13 बोलते हैं कि वो 13, इसका नाम है freon 22, freon 23, freon 24। इसका मीनिंग क्या है कि 23, 13, 11, 12 इसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ से आता है आपको ये? देखो सिंपल है, फ्रियोन तो कॉमन है आपका, chlorofluorocarbons compounds of the methane and ethane. If the freon is coming from methane which have one carbon, तो first letter indicate number of carbon atoms, second number indicate number of fluorine atoms. इसमें एक कार्बन है एक फ्लोरीन है तो नाम क्या होगा? फ्रियोन 11। यहाँ पर एक कार्बन है दो फ्लोरीन है फ्रियोन 12। यहाँ पर एक कार्बन है तीन फ्लोरीन है तो फ्रियोन 13। ऐसे ही यहाँ पे दो कार्बन है दो फ्लोरीन है फ्रियोन 22। यहाँ पर दो कार्बन है तीन फ्लोरीन फ्रियोन 23। दो कार्बन है चार फ्लोरीन है तो फ्रियोन 24। सिंपल तरीका है कि फ्रियोन में जो हमारा नाम लिखते हैं फ्रियोन 11, 12 या 23, 22 जो भी लिखते हैं उसमें क्या होता है? दो नंबर आते हैं। जो पहला नंबर यहाँ पर है दैट इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द फ्रियोन एंड सेकेंड नंबर इंडिकेट नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। पहला नंबर कार्बन एटम, सेकंड फ्लोरीन एटम्स। कितने फ्लोरीन है कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग इनका नाम होता है। एक्चुअली दिस कंपाउंड्स आर क्वाइट, देखिए दिस आर एक्सट्रीमली स्टेबल। इनका यूज कहाँ पे होता है फ्रियोन्स का? इसको यूज करते हैं लाइक एरोसोल प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनिंग। जो गैस बढ़ते हैं क्या होता है? दैट इज बेसिकली दिस क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स, फ्रियोन्स ओनली। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे CF2Cl2 है और इसमें प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? दे आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स, दे आर वेरी स्टेबल, इनर्ट, अनरिएक्टिव, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं तो रिएक्शन जल्दी करते नहीं है। फिर क्या होता है? दे आर लाइक नॉन करोसिव, यहाँ पूरा प्रॉपर्टी लिखा है। दीज आर एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस, दे आर गैसेस, नॉन करोसिव, कलरलेस, नॉन इनफ्लेमेबल, दे विल नॉट कैच फायर। तो नॉन इनफ्लेमेबल गैसेस। फिर क्या है? दे आर स्टेबल अप टू 823 केल्विन। CF2Cl2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपाउंड्स। इसको बनाते कैसे हैं? CCl2F2 को इसका प्रिपरेशन करते हैं। ये हमारा रिएक्शन दिया हुआ है, CCl4 का रिएक्शन करते हैं SbF3 से इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5 कैटलिस्ट। एंटीमोनल पेंटाक्लोराइड इज कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एंड एंटीमोनी ट्राइफ्लोराइड इन द रिएक्शन रिएक्टेंट। तो होता क्या है? दे रिप्लेस टू क्लोरीन बाय टू फ्लोरीन एटम्स। इसका नाम क्या होता है? इसको ये रिएक्शन कौन सा है? इट इज हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। आप पढ़े थे इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन्स के अंदर कि अगर हम हैलोजन रिएक्शन करते हैं, फ्लोरीन रिएक्शन करते हैं, नाम होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन। इफ वी एक्सचेंज आयोडीन विद अदर हैलोजन आइटम्स देन द रिएक्शन इज गिवन द नेम फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। नाम थोड़ा याद रखना। स्वार्ट्ज रिएक्शन आपको होता है फ्लोरीन को लाने के लिए कंपाउंड के अंदर, रिप्लेस हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन यूज होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। व्हेन वी एक्सचेंज क्लोरीन ब्रोमीन विद आयोडीन,
आयोडीन रिप्लेस क्लोरीन और ब्रोमीन, तब नाम होता है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। अगर फ्लोरीन रिप्लेस करता है क्लोरीन को या ब्रोमीन को या आयोडीन को, तो नाम होता है रिएक्शन का स्वार्ट्स रिएक्शन। इसका एक और तरीका है बनाने का, CCl2 का रिएक्शन करते हैं HF से इन प्रेजेंस ऑफ SbF5 कैटलिस्ट, तो भी बनेगा CCl2F2 plus HCl, रिप्लेसिंग क्लोरीन बाय फ्लोरीन एटम्स। इजीली रिप्लेस हो सकते हैं बिकॉज फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। इनका मेनली पर्पज क्या होता है प्रिपरेशन करने का? दे आर प्रोड्यूस फॉर मेनली एरोसोल प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर्पज। अब क्या होता है, देखिए जो है ना मोस्ट फ्लूएंट्स इवन दैट यूज इन रेफ्रिजरेशन दे कैन एस्केप टू एटमॉस्फेयर अनचेंज, दे एस्केप टू एटमॉस्फेयर, लीक हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, अनचेंज रहते हैं, रिएक्शन होता नहीं, लेकिन स्टेबल अप टू 823 केल्विन टेम्परेचर, तो दे आर स्टेबल। बट क्या होता है व्हेन दे एस्केप टू एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर दे रीच अपर पार्ट स्ट्रेटोस्फियर विदाउट एनी केमिकल चेंजेस, तो उसी फॉर्म में क्या होता है वो पहुंचेंगे आपको स्ट्रेटोस्फियर में। और फिर क्या होता है यूवी लाइट का फ्रीक्वेंसी, मतलब यूवी लाइट जब फॉल करेगा इनके ऊपर है, और क्या होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन आल्सो दैट कैन स्टार्ट द रिएक्शन। तो होता क्या है इन स्ट्रेटोस्फियर दैट कैन स्टार्ट इनिशिएट ए चेन रिएक्शन। कैसे? दे विल कंज्यूम ओजोन लेयर, तो दे विल कॉज सीरियस pollutants for the air and ozone depletion cause for the depletion of ozone layer। ये important या बोल सकते हैं काफी डेंजरस कंपाउंड्स हैं। तो वर्ल्ड इज ट्राइंग टू कंट्रोल की देयर यूज, कि हाउ टू कंट्रोल द यूज और यूज सम अल्टरनेटिव्स, क्योंकि ओजोन आपका जानते हो ओजोन का पर्पज क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द आवर एटमॉस्फेयर फ्रॉम द यूवी रेज, क्योंकि अगर वो फॉल करेंगे यहाँ पे तो हमारे ह्यूमन के लिए बहुत डेंजरस होता है, दे कैन कॉज स्किन कैंसर और दैट कैन बी क्वाइट हजार्डस। तो हमें प्रोटेक्ट करना है ओजोन लेयर को, वहाँ पर भी सोचना है कि क्या और तरीके हो सकते हैं कि हम किस कंपाउंड को और यूज करें इन पर्पज के लिए, ताकि ओजोन को लेयर को हम सेफ रख सकें। ठीक है, तो एनीवे हमारा ये कंपाउंड हुआ फ्रीऑन्स के बारे में। एक कंपाउंड आपका और नेक्स्ट आएगा इसमें DDT, उसके बाद में प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। So next compound taken is DDT. How to pronounce DDT? Will what abbreviation? Para dash dichloro diphenyl trichloroethane। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? It was first prepared in 1873, but it was in only 1939। मीन्स आपका बोल सकते हैं it was the first, you can say, insecticide, halogen derivative insecticide prepared in the year 1873, but in 1939 Paul Muller was a scientist of Switzerland. He discovered effectiveness of this compound as insecticide, for which he got the Nobel Prize। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? It is prepared by reaction of chloral with chlorobenzene। This compound is called chloral। इसका हम रिएक्शन करते हैं क्लोरोबेंजीन का, लेंगे 2 इक्विवेलेंट्स। When reaction take place, क्या होगा इसमें? Net removal of water molecules in presence of concentrated sulfuric acid and heat। This can give the product। देखो इसमें क्या होगा, वाटर लॉस होगा, तो CCl3 CH 1H तो आपका रहेगा इसमें। यहाँ पर क्या होगा, attachment to benzene ring in the para position। That is how in the reaction is prepared DDT। For this compound, what is IUPAC name? For it is not IUPAC name, it is just common name। For this compound to write IUPAC name, आप नंबर करेंगे 1 2 2 पर क्या ग्रुप है ये 4' क्लोरोबेंजीन, 2 आपका दिए हैं, तो हम नाम करते हैं इस कंपाउंड का IUPAC नेम 1 ट्राइक्लोरो 2,2 bis। In the bracket write this name 4' chlorophenyl, then ethane will be the compounds IUPAC name। Already this name was written in the topic nomenclature। बहुत सिंपल है, इसका नंबरिंग 1 2 करोगे, इसका 1' 2' 3' 4' दोनों आइडेंटिकल हैं। ब्रांच लग रहा है इसके अंदर, तो 2 ग्रुप में क्या करते हैं bis for indicating their numbers।
और फिर क्या हुआ, एंडिंग विद द मींस दे हैव ब्रैकेट 4 chlorophenil. For this compound, we write the IUPAC name. I write separately here. For DDT, it is 1,1,1 trichloro 2,2 bis in the bracket 4 chlorophenyl ethane will be the compounds IUPAC name of DDT. ये कॉमन नेम है, ठीक है ना, जस्ट फॉर एब्रिविएशन पर्पस. इसका यूज क्या है, इट इज इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड फॉर मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड क्रॉप पेस्ट. इसका यूज सबसे अधिक स्टार्ट हुआ था इस ईयर के बाद, स्पेशली 1940s पोस्ट वर्ल्ड वार टू के बाद इसका काफी यूज हुआ था. बट उससे हुआ क्या, इसका जो डिफिकल्टीज थी या प्रॉब्लम थी, दे स्टार्टेड अपीयरिंग इन द ईयर क्लोज टू 1950. इन द लेट 1940s इनका जो ड्रॉबैक्स थे, इसका जो लिमिटेशंस थे या इसका अदर साइड इफेक्ट थे, वो आपका स्टार्ट हुए थे अपीयर होना इन लेट 1940s. क्या क्या हुआ इसका ड्रॉबैक, देखिए क्या क्या होते हैं. एक तो क्या था कि फॉर द फिश इट वाज वेरी डेंजरस. और क्या होता है व्हेन इट इज इंजेस्टेड, एक तो क्या है, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि आपका अगर काफी सारे जो डिग्रेडेशन पॉसिबल होता है, इस कंपाउंड का पॉसिबल नहीं था. इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल नॉट डिकम्पोज दिस कंपाउंड, तो इट रिमेन अनचेंज. और क्या होता है कि इट कैन फिल्टर इनटू द इवन ग्राउंड वाटर, एंड देन व्हेन वी इंजेस्ट तो क्या होता है, डिपॉजिट इन फैटी टिश्यूज. तो वो इसका एक बड़ा ड्रॉबैक था. एनीवे इसका जो ड्रॉबैक की वजह से क्या था, काफी सारे कंट्रीज में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ इसका ड्रॉबैक के बारे में आइडिया लगा, पता चला, दे हैव स्टॉप्ड यूजिंग दिस DDT. बट अभी भी काफी सारे पार्ट हैं वर्ल्ड के, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन फूड का कम होता है, इंसेक्टिसाइड्स काफी सारा फूड जो क्रॉप लॉस करते हैं उसके लिए. और क्या ड्रॉबैक था इसका कि स्टार्टिंग तो अच्छा लगा इसको, बट क्या हुआ कि जो पेस्ट थे दे स्टार्टेड डेवलपिंग द रेजिस्टेंस फॉर DDT. पहले तो हमने स्प्रे किया, खत्म कर दिया उनको एक बार क्रॉप्स में से, बट क्या हुआ, लेटर ऑन दे डेवलप्ड रेजिस्टेंस, तो इट बिकम बेसिकली इनइफेक्टिव एंड इट कॉजेज साइड इफेक्ट्स. एनीवे इसका दिया है हाईली टॉक्सिक टू फिश एंड आल्सो वाज. इसका और क्या था इसका प्रॉपर्टीज, देखो इसमें क्या लिखा, एंड मॉस्किटोज, फ्लाइज, क्रॉप पेस्ट, एंटी मलेरियल. इट वाज आल्सो यूज्ड एज एंटी मलेरियल बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द एनोफिलीज मॉस्किटोज, जो कि आपका कॉज करते हैं या कैरी करते हैं मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स का. इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल in nature and get deposited in tissues, especially fatty tissues that they deposit. So its use have been banned in several countries. In 1973 in USA its use was banned. अभी भी काफी सारे डेवलप कंट्रीज हैं, जो अच्छे डेवलप कंट्रीज हैं, उनमें इसका यूज बैन कर दिया गया है. ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड हुआ DDT, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. आई होप आपको आइडियाज एक लगा हो चैप्टर के बारे में, और काफ़ी सारे पॉइंट्स. देखिए इसमें ऑर्गेनिक में रिएक्शंस तो आपके ठीक है, काफ़ी सारे हमने पॉइंट्स देख लिए, क्वेश्चन कर लिए पॉइंट, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिला. बट अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए. जितना आप क्वेश्चन करते रहेंगे आपको रिएक्शन याद होती रहेंगी. नॉर्मली क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कई सारे मुझे कि सर रिएक्शन याद नहीं होती हैं, रिएक्शंस आर हाईली वोलेटाइल, सुबह पढ़ा शाम को उड़ गया. स्पेशली इनऑर्गेनिक में होता है ऐसा. लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसका एक बहुत सिंपल तरीका है रिएक्शंस को या प्रॉपर्टीज को याद करने का. क्वेश्चंस करो, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है. देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी है, आपको समझना भी है इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली, और प्लस उसको यूज करना है क्वेश्चंस करने के लिए. तो प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का. कुछ इन्फॉर्मेशन समझ के आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार ऑप्शन नहीं होते हैं, तो आपको पता है तो क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं लग पाता हर जगह पे. अब जैसे इसका यूजेस है या इसका जो है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा. प्रिपरेशन है तो ये आपका रिएक्शन का था मैकेनिज्म होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है बेसिकली, तो हो जाएगा आराम से यहाँ पर. बट हर जगह पे क्या होता है कि अब मान लो इसका यूजेस है, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको याद करना पड़ेगा. स्पेशली जो NCERT का इन्फॉर्मेशन है, NCERT में जितने पॉइंट्स दे रखे हैं आपको वो थॉरोली कवर करना ही चाहिए एक बार, स्पेशली JEE मेंस के लिए और आपका नीट के लिए. तो मैंने पूरा ही कवर किया है, आपका थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है थ्योरी के अंदर आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आप थोड़ा और सोच पाए लॉजिकली, रीजनिंग वाइज कि ऐसा क्यों होता है रिएक्शंस में.
तो यहाँ तक हम खत्म करते हैं इस पोर्शन को है, और अब हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर।